हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वंडर विनोद पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जालियांवाला बाग और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ब्लॉग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये कोई आम गार्डन नहीं है। ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है। यहाँ हर कदम पर भारत के लाखों सपनों का खून लगा हुआ है। मैं इस वक्त जालियांवाला बाग अमृतसर में हूँ। आज यहाँ शांति है, पक्षी चहक रहे हैं, हवा धीरे धीरे चल रही है। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को इसी जगह हवा भी चीख रही थी। आज हम यहाँ घूमने आते हैं, फोटोज लेते हैं, लेकिन सोचिए अगर यही जमीन बोल सकती तो शायद हम 1 मिनट भी यहाँ खड़े नहीं रह पाते। 1919 का भारत, अंग्रेजों का राज और रोलेट एक्ट का जहर। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना वजह, बिना ट्रायल सीधा जेल में डाल दिया जा सकता था। सोचिए, ना वकील, ना सुनवाई, ना इंसाफ। इस कानून के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था। अमृतसर में 2 नेता उस टाइम थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को चुपचाप गिरफ्तार कर लिया गया। जब लोगों को पता चला तो शहर में आग सी लग गई। और इसी गुस्से में, इसी दर्द के बीच आया बैसाखी का दिन। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी पंजाब के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। गांव-गांव से लोग आए, कोई मेला देखने, कोई शहर घूमने, कोई सिर्फ सुकून पाने। बहुत से लोगों को ये तक नहीं पता था कि यहाँ पॉलिटिकल मीटिंग होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को ये भी नहीं पता था कि इस शहर में मार्शल लॉ लग चुका है। जालियांवाला बाग चारों तरफ से बंद, सिर्फ एक पतली सी गली, और इसी गली से कुछ ही देर में मौत अंदर आने वाली थी। और फिर आता है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। कैसा आदमी जिसका मानना था कि भारतीयों को डराकर ही राज किया जा सकता है। डायर बिना वार्निंग के, बिना अनाउंसमेंट के सीधा बाग में घुसा। उसके साथ 90 ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स और 50 गोरखा राइफलमैन, मशीन गन्स, ली एनफील्ड राइफल्स, और फिर एक ऐसा हुक्म जो इंसानियत के खिलाफ था, फायर। गोलियां चलनी शुरू हुई, भीड़ भागने लगी, लेकिन भागे कहां? चारों तरफ दीवार, सिर्फ एक एग्जिट, और वहीं पर सोल्जर्स। गोलियां सबसे घनी भीड़ पर चलाई गई। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, 1650 से ज्यादा गोलियां। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के मुताबिक 379 लोग मरे, लेकिन सच 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए। जालियांवाला बाग में सिर्फ लाशें नहीं गिरी थी, यहाँ आवाजें भी दब गई थी। आवाजें जो सालों तक चुप रही। आज मैं आपको उन आवाजों से मिलवाना चाहता हूँ। जालियांवाला बाग में रतन देवी नाम की एक औरत थी। उनके पति फायरिंग में वहीं शहीद हो गए थे। उनके बयान में रिकॉर्ड हुआ, मैं अपने पति की लाश के पास पूरी रात पड़ी रही। उनका खून मेरे कपड़ों पर लगा हुआ था। ना कोई मदद आई, ना कोई पानी देने वाला। अगर मैं उठती तो मुझे भी गोली मार दी जाती। इसलिए मैं मुर्दों के बीच जिंदा पड़ी रही। एक और सर्वाइवर ने कहा, गोलियां रुक गई थी पर हमारी मौत नहीं। घायल लोग पूरी रात तड़पते रहे। मदद करना जुर्म था। अगर कोई उठता तो उसे भी गोली मार दी जाती। इस रात कई लोग फायरिंग से नहीं, सिर्फ कर्फ्यू से मारे गए। एक गवाह ने कहा, मैंने छोटे बच्चों को गिरते हुए देखा। ना उनके हाथ में पत्थर था, ना कोई हथियार। वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा थे। उस दिन उम्र भी माफ नहीं की गई। ये आवाजें भारत की थीं, लेकिन एक आवाज ऐसी भी थी जो दूसरी तरफ से आई। ब्रिटिश इंक्वायरी के दौरान एक ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा, फायरिंग बंद करना मुमकिन था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमें भीड़ को डराना था ताकि वो कभी दोबारा आवाज ना उठा सके। ये लफ्ज सिर्फ एक कन्फेशन नहीं थे,
ये मानना था ये पुलिसिंग नहीं, जुल्म था। जालियांवाला बाग में सिर्फ गोलियां नहीं चली, यहाँ इंसानियत को भी गोली मार दी गई। और जो लोग उस दिन मर गए उनकी आवाज आज भी यही है, इन दीवारों में, इस मिट्टी में और इस खामोशी में। ये जो कुआं आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ एक कुआं नहीं है, ये वो जगह है जहां इंसान ने मौत से बचने के लिए मौत को गले लगाया। 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग में गोलियां चलनी शुरू हुई, लोग भागे, पर भागने का रास्ता नहीं था। चारों तरफ ऊंची दीवारें और सिर्फ एक पतली सी गली जो पहले से ही सोल्जर्स ने बंद कर रखी। गोलियां पीछे से आ रही थी और आगे सिर्फ दीवार थी। और तब लोगों की नजर इस कुएं पे पड़ी। कोई सोच समझ कर नहीं कूदा, कोई प्लान नहीं था, बस एक इंस्टिंक्ट था, शायद यहाँ बच जाए। लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए। माँ अपने बच्चे को पकड़कर कूद गई, बच्चे माँ का हाथ पकड़े हुए अंधेरे में चले गए। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि कुआं कितना गहरा है, यहाँ पानी है भी या नहीं है। हंटर कमीशन के बाद जब इस कुएं को साफ किया गया, उसमें से 120 से ज्यादा लाशें निकली। और ये सिर्फ लाशें नहीं थी, कुछ लोग गोली से पहले ही मर चुके थे, कुछ लोग गिरते वक्त सांस घुटने से, कुछ लोग एक दूसरे के नीचे दबकर, और कुछ जिंदा थे पर ऊपर निकल नहीं पाए। सोचिए, अंधेरा, पानी, लाशें और चीखें। ये जो आप दीवार पर छोटे छोटे निशान देख रहे हो ना, ये सिर्फ गोली के दाग नहीं है, ये भारत की पीठ पर पड़े जख्म है। आज हम इन्हें गन स्पॉट्स या बुलेट मार्क्स कहते हैं, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को ये जिंदा लोगों के सपनों को चीर कर यहाँ तक आए थे। ध्यान से देखिए, ये निशान सीधे नहीं है, ज्यादातर गोली के निशान नीचे की तरफ एंगल्ड हैं। इसका मतलब अंग्रेज सोल्जर्स ने हवा में गोली नहीं चलाई, भीड़ को डराने के लिए नहीं, सीधा लोगों के सीने, पीठ और सर पर एम किया। ये गन स्पॉट्स इस बात के सबूत हैं कि फायरिंग जानबूझकर की गई थी। अगर आप नोटिस करो, ये गोली के निशान आदमी के सीने और सिर की ऊंचाई पर हैं। सोचिए, जब गोली यहाँ लगी होगी, उस पल कोई माँ अपने बच्चे को पकड़कर खड़ी होगी, कोई जवान अपने देश के सपने देख रहा होगा, कोई बुजुर्ग सिर्फ बैसाखी मनाने आया होगा, और एक सेकंड में सब खत्म। आप सोच रहे होंगे इतने सालों बाद भी ये गन स्पॉट्स क्यों रखे गए हैं? क्योंकि ये सबूत हैं ब्रिटिश सरकार चाहती थी ये सच दब जाए, लेकिन भारत ने डिसाइड किया हम अपने जख्म छुपाएंगे नहीं। इसलिए इन दीवारों को बिल्कुल वैसा ही रहने दिया गया जैसा 1919 में था। लेकिन दोस्तों, डायर यही नहीं रुका। उसने फायरिंग के बाद कर्फ्यू लगा दिया। न डॉक्टर आ सकता था, न पानी, न मदद। घायल लोग पूरी रात तड़पते रहे इसी बाग में। कई लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिला। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने डायर को पनिशमेंट तक नहीं दी, उल्टा इंग्लैंड में उसे हीरो बना दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने डायर को चुपचाप सजा नहीं दी। अक्सर कहा जाता है कि डायर को हटा दिया गया, लेकिन सच आधा है। इंग्लैंड में पब्लिक फंड कलेक्ट हुआ, लोगों ने डायर को एम्पायर का हीरो कहा। उसे 26,000 पाउंड से ज्यादा रिवॉर्ड मिला, जो आज के टाइम में करोड़ के बराबर होता है। यानी एक तरफ भारत रो रहा था और दूसरी तरफ एम्पायर सेलिब्रेट कर रहा था। सोच के देखिए, ये इन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितना बड़ा जुर्म किया था और उसका वो जश्न मना रहे थे। दोस्तों, गोलियां चल चुकी थी, लाशें बिखरी हुई थी और पूरा अमृतसर रो रहा था। इसी खूनी जमीन पर एक नौजवान जिंदा था। उसका नाम था उधम सिंह। उस दिन उधम सिंह कोई लीडर नहीं था, कोई क्रांतिकारी नहीं था, वो सिर्फ एक वॉलंटियर था जो घायलों को पानी पिला रहा था। और फिर उसने वो देखा जो जिंदगी भर उसका पीछा करता रहा। उधम सिंह ने अपनी आंखों से लोगों को गिरते देखा, बच्चे, माँ बाप, बेगुनाह लोग। कोई चीख रहा था, कोई सांस लेने के लिए तड़प रहा था। और जब फायरिंग रुकी, ब्रिटिश सरकार ने कर्फ्यू लगवा दिया। पानी देना जुर्म था, मदद करना जुर्म था। उस रात उधम सिंह ने फैसला कर लिया, मैं जिंदा रहा ताकि बदला लिया जा सके। आज भी लोग कहते हैं उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा, लेकिन सच ये है कि जनरल डायर 1927 में मर चुका था जब उधम सिंह इंग्लैंड पहुंचा।
असली जिम्मेदार था माइकल ओडायर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्होंने डायर के एक्शन को सपोर्ट किया, मास अटैक को राइट डिसीजन बोला और कहा इंडियंस को कंट्रोल करना जरूरी था। उधम सिंह के लिए डायर सिर्फ हाथ था, वो डायर दिमाग था। उधम सिंह ने तुरंत बदला नहीं लिया। उसने 21 साल इंतजार किया, कभी अफ्रीका गया, कभी अमेरिका, कभी सोवियत रूस। वो काम करता रहा, मजदूरी, फैक्ट्री और साथ साथ रिवॉल्यूशनरी कॉन्टैक्ट्स बनाता रहा। बदला गुस्से में नहीं, सब्र से लिया जाता है। 1940 लंदन कैक्सटन हॉल, एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी जिसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स बोल रहे थे और स्टेज पर था माइकल ओडायर। उधम सिंह सामने बैठा था, शांत, बिल्कुल शांत। उसकी जेब में एक पिस्तौल थी जो उसने एक किताब के अंदर छुपा रखी थी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, उधम सिंह उठा और 2 गोलियां माइकल ओडायर के सीने में मारी। ओडायर वहीं मर गया। उधम सिंह ने भागने की कोशिश भी नहीं की। उसने पिस्तौल नीचे रखा और खुद गिरफ्तारी दे दी। कोर्ट में जज ने पूछा, तुमने ये क्यों किया? उधम सिंह बोला, उस आदमी ने मेरी माओं को मारा, मैं सिर्फ इंसाफ करने आया था। जब जज ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम उधम सिंह नहीं, मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आजाद। 31 जुलाई 1940 उधम सिंह को फांसी दे दी गई। न डर न अफसोस, सिर्फ एक बात बोली, मुझे अपने देश के लिए मरने पे गर्व है। उसकी लाश ब्रिटेन ने चुपचाप दफन कर दी, लेकिन 1974 में भारत उसे वापस ले आया। आज वो शहीद आजम उधम सिंह है। अगर आप यहाँ तक आए हो, इसका मतलब आपने सिर्फ वीडियो नहीं देखी, हिस्ट्री को महसूस किया है। दिल से थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आज जालियांवाला बाग की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप आगे भी ऐसी रियल स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरीज और इमोशनल जर्नीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं मिलूंगा एक और कहानी के साथ एक और सफर पर। तब तक के लिए अपनी हिस्ट्री को याद रखो और अपनी आजादी की कीमत समझो। जय हिंद।